एक कॉलोनी में कावेरी और उसकी बेटी पारुल अकेले रहते हैं। घर में खुशियां हैं, लेकिन एक खामोश साया उन पर नजर रखे हुए है। पारुल बेटा, जल्दी आजा। देख, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। कॉलेज के लिए देर हो रही है तुझे। आई मम्मी, बस 2 मिनट। पारुल नाश्ते की टेबल पर आती है, तभी खिड़की के बाहर से पड़ोसी लड़का प्रतीक उन्हें घूरता हुआ नजर आता है। कावेरी उसे देखकर कहती है, पारुल, फिर वही प्रतीक बाहर खड़ा है। मुझे उस लड़की की नीयत ठीक नहीं लगती। जब भी उसे देखती हूँ कलेजा कांप जाता है। मम्मी, आप बेकार में डरती है। बेचारा अकेला रहता है, शायद इसलिए सबको देखता रहता है। नहीं बेटा, ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा है। तू उससे दूर रहा कर। दोपहर का समय है। कावेरी घर में अकेली। तभी प्रतीक हिम्मत जुटाकर उसके पास आता है और कहता है, नमस्ते आंटी, आप बहुत मेहनत करती हैं घर और पारुल के लिए। नमस्ते। क्या बात है प्रतीक, आज अचानक यहाँ कैसे आए? आंटी, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। मैं पारुल को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या शादी? प्रतीक, पारुल अभी पढ़ रही है और सच कहूँ तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों आंटी, मुझ में क्या कमी है? मेरे पास घर है, नौकरी है। कमी की बात नहीं है प्रतीक, बस मुझे तुमसे अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं। तुम्हारा व्यवहार अजीब है। प्लीज अब इस बारे में दोबारा बात मत करना। प्रतीक को ये बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहता है, ठुकराया हुआ प्यार बहुत महंगा पड़ता है आंटी। पारुल तो मेरी ही होगी, चाहे हंसकर या रोकर। कावेरी डर जाती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। वो रातों रात सामान पैक करती है और पारुल को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। शुक्र है भगवान का, उस प्रतीक से पीछा छूटा। यहाँ कोई हमें नहीं जानता। अब मेरी पारुल सुरक्षित है। हाँ माँ, यहाँ का माहौल भी कितना शांत है। अब हम सुकून से रहेंगे। कुछ हफ्ते सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन अचानक एक रात से पारुल का व्यवहार बदलने लगता है। रात के 2 बज रहे हैं। कावेरी की नींद अचानक पारुल के कमरे से आती आवाजों से खुलती है। पारुल, इतनी रात को किससे बात कर रही है? तभी कावेरी पारुल के कमरे का दरवाजा थोड़ा खोल कर देखती है। पारुल अंधेरे में आईने के सामने बैठी है और पागलों की तरह खुद को देखकर कह रही है, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। कावेरी अंदर आती है और पारुल से कहती है, पारुल, ये क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक और ये कैसी बातें कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? निकल जाइए मेरे कमरे से, मुझे आपसे नफरत है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। ये क्या कह रही है तू? माँ, आप मेरी दुश्मन हैं। आपने उससे मुझे दूर किया। आप मर क्यों नहीं जाती? पारुल अचानक कावेरी की तरफ झपटती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। कावेरी बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर भागती है। मेरी बच्ची को क्या हो गया? ये पारुल नहीं हो सकती। अगली सुबह पारुल फिर सामान्य हो जाती है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। पर जैसे जैसे शाम ढलती है वो फिर से उग्र होने लगती है। पारुल बेटा, खाना खा ले। चुप रह बुढ़िया, तेरा हाथ का बना खाना जहर लगता है मुझे। मन करता है तेरा गला काट दूं। पारुल मेज पर रखा चाकू उठाती है। वैसे ही कावेरी डर के मारे कमरे में जाके खुद को बंद कर लेती है। वो समझ जाती है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई काला साया है। तभी उसे पुराने काली मंदिर के बाबा के बारे में याद आता है और वो उनके पास जाती है। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो मुझे जान से मारना चाहती है। उसे न जाने क्या हो गया है। शांत हो जाओ बेटी। आंखों में जो खौफ लेकर आई हो उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अपनी बेटी की कोई चीज लाई हो? हाँ बाबा, ये उसके बालों का रिबन है। तांत्रिक रिबन को अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उसे आग की धूनी में डालते हैं। धूनी से अचानक काला धुआं निकलने लगता है और एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये साधारण पागलपन नहीं है कावेरी, तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया गया है। वशीकरण? पर किसने बाबा?
हम तो यहाँ नए आए हैं, हमारा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन पुराना ही है। उसने पारुल के पैरों की मिट्टी और उसके पहने हुए कपड़े के टुकड़े से उसे अपने वश में कर लिया है। वो सिर्फ पारुल को पाना नहीं चाहता, वह उसकी बलि देना चाहता है। वो अपनी काली शक्तियों के चरम पर पहुंचने के लिए एक कुंवारी कन्या का रक्त चाहता है। बलि? नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, कुछ कीजिए आप। कल दुर्गा अष्टमी है, तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शक्तिशाली दिन। वो कल ही अपना खौफनाक कार्य पूरा करेगा। वो अपनी साधना के बीच में पारुल को अपने पास बुलाएगा और पारुल बिना सोचे समझे खिंची चली जाएगी। मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगी बाबा, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम उसे रोक नहीं पाओगी। वशीकरण की डोर लोहे की जंजीरों से भी मजबूत होती है। तुम्हें उसे उसके पास जाने देना होगा, तभी मैं उस तांत्रिक के जाल को काट पाऊंगा। अगले दिन दुर्गा अष्टमी की सुबह होती है। पारुल सुबह से ही एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी हुई है। बुला रहा है, वो बुला रहा है, मुझे जाना होगा, मेरा समय आ गया है। पारुल, कहाँ जा रही है बेटा? देख, माँ ने तेरे लिए नए कपड़े निकाले हैं, आज पूजा है ना। पारुल बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। कावेरी भी उसके पीछे जाती है। पारुल सीधे अपनी पुरानी कॉलोनी में पहुँचती है, जहाँ प्रतीक का घर है। वो उसके घर में जाती है। आ गई मेरी पारुल, आज की रात मेरी साधना पूरी होगी। बैठ जाओ पारुल, इस घेरे के बीच में बैठ जाओ। बस कुछ ही पलों की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी शक्तियों का हिस्सा बन जाओगी। जैसा आप कहे मेरे मालिक। पारुल उस घेरे के बीच में बैठ जाती है। प्रतीक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। वो तलवार उठाता है और जैसे ही पारुल का गला काटने के लिए तलवार हवा में लहराता है। हे काली शक्तियों, आज मैं तुम्हें इस कन्या की बलि अर्पण करूंगा। मुझे अजेय बना दो, मुझे वो ताकत दो कि कोई मुझे रोक न सके। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा और कावेरी आ जाते हैं। रुक जाओ दरिंदे, मेरी बेटी को हाथ पे मत लगाना। तू यहाँ कैसे पहुँची बुढ़िया? और ये बूढ़ा कौन है? मेरी साधना में दखल देने की हिम्मत कैसे की? तेरा अंत यहाँ खींच लाया है तुझे। तूने शक्तियों का दुरुपयोग किया है प्रतीक। अब ये शक्तियाँ ही तेरा खात्मा करेंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पारुल मेरे वश में है। पारुल, उठाओ ये चाकू और मार दो उस तांत्रिक को। वशीकरण के प्रभाव में पारुल तांत्रिक की ओर बढ़ने लगती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तांत्रिक अपनी झोली से अभिमंत्रित गंगा जल निकालता है और पारुल के चेहरे पर छिड़कता है। पारुल अचानक जोर से चीखती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। वशीकरण का धागा टूट चुका है। हाँ, नहीं, मेरा वशीकरण, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, इंसान उसी में खुद गिरता है। प्रतीक, तूने इस घेरे में बलि मांगी थी ना, तो आज बलि ही होगी। तांत्रिक अपने हाथ में एक मुट्ठी काली राख लेता है और कुछ बुदबुदाते हुए उसे प्रतीक की ओर फेंकता है। जैसे ही वो राख प्रतीक को छूती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने वशीकरण का रुख मोड़ दिया है। अब तेरी अपनी काली शक्तियाँ तुझे ही अपना शिकार मान रही हैं। प्रतीक के हाथ कांपने लगते हैं। वो चाहकर भी तलवार नीचे नहीं रख पा रहा है। उसका अपना ही हाथ तलवार को अपनी गर्दन की ओर ले जाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ! रुक जाओ, रुक जाओ! मैं ये नहीं करना चाहता। बचाओ मुझे! पापा, ये क्या कर रहा है? ये अपनी ही शक्तियों का कैदी बन गया है कावेरी। आज प्रकृति अपना हिसाब पूरा करेगी। प्रतीक पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उसका शरीर उसके बस में नहीं होता। वो उसी घेरे के बीच में खड़ा हो जाता है। नहीं, मुझे माफ कर दो आंटी, मुझे बचा लो। प्रतीक एक तेज झटके के साथ तलवार को अपनी गर्दन पर चला देता है। एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग होकर
सीधे उसी सिंदूर की थाली में जा गिरता है। पाप का अंत हमेशा होता ही है। बुराई ने खुद ही को खत्म कर लिया। कावेरी पारुल के पास जाती है। तभी पारुल अपनी आंखें खोलती है। मम्मी, हम यहाँ कैसे आए? और ये सब, ये खून, प्रतीक, क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं बेटा, एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। अब हमेशा के लिए हम सुरक्षित हैं। तांत्रिक बाबा उस डरावने कमरे को अभिमंत्रित करके हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे सब याद आ रहा है। मैंने आपको कितना दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। तूने कुछ नहीं किया बेटा, वो सब उस काली शक्ति का असर था। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे।